नमस्कार। बड़ी बहस के एमपी एडिशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जी हां, बात निगम मंडल की हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियों की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। सीएम शिवराज अब आखिर दौर का मंथन कर रहे हैं और कल ही सीएम और बीडी शर्मा की मुलाकात हो चुकी है और इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम शिवराज के साथ कई दौर की मुलाकात कर चुके हैं। तो अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि इन नियुक्तियों में सिंधिया कैंप के नेताओं को तरजीह मिलना तय है। लेकिन बड़ी खबर इन सब के बीच में यह है कि सिंधिया की तरफ से उनके समर्थकों के लिए दबाव भी बनाया गया है और सिंधिया खेमे से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, जसवंत जाटव, महेंद्र यादव के साथ साथ पूर्व में मंत्री रही इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और पूर्व मंत्री एंदल सिंह कंसाना, पूर्व विधायक रणवीर जाटव, पंकज चतुर्वेदी, विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया, विधायक मनोज चौधर और विधायक जजपाल जज्जी ऐसे नाम हैं जो कि सिंधिया के साथ साथ बीजेपी में आए हैं। कुछ उपचुनाव में जीते हैं तो कुछ मंत्री होते हुए भी हारे हैं। ऐसे में इन नेताओं को इन नियुक्तियों का इंतजार सबसे ज्यादा है। हालांकि सूबे में एक बार फिर से 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, साथ ही नगरीय निकाय के चुनाव भी अब करीब हैं। ऐसे में बढ़ी हुई सियासी सरगर्मी को देख करके अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि जल्द ही भाजपाइयों का इंतजार तो खत्म होने वाला है और नियुक्तियों का पिटारा भी खुल सकता है। सुनिए इसको लेकर के क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का। सरकार और संगठन के बीच की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। कल आप सबको मालूम है कि आज सारे अखबारों में छपा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय सुभाष भगत जी सब लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से प्रक्रिया चल रही है, जितनी जल्दी हो जाएगी आप लोग के सामने आ जाएगी। और सभी लोग चाहते हैं कि हो जाए, इसका गठन हो जाए। सभी लोग चाहते हैं, राजनीतिक दल है ना, तो राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा होती है, तो उसमें जो नाम आएंगे संगठन से वो सरकार कर देगी। सिंधिया जी भाजपा के हैं और भाजपा के जो चेहरे आएंगे वो सबके सामने होगा। अब डंडा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा एक ही है। सिंधिया समर्थक 9 विधायक और मंत्री विधानसभा उपचुनाव में जनता द्वारा रिजेक्ट किए जा चुके हैं, चुनाव हार गए हैं। ऐसे लोगों को निगम मंडल के माध्यम से क्यों जनता के ऊपर वापस थोपा जा रहा है? ऐसे में ये निगम मंडल में जो नियुक्तियां की जा रही हैं, राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पैसा लुटाने के लिए ये नियुक्तियां की जा रही हैं। तो निगम मंडल और आयोग तीनों में नियुक्तियों का विशेषाधिकार सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास है और यह माना जाता है कि सीएम देरी से नियुक्ति करते हैं, लेकिन कभी के लिए भी नाराजगी की गुंजाइश इसके अंदर नहीं छोड़ते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ये माना जाए कि अब भाजपाइयों का इंतजार खत्म होने वाला है और निगम और मंडलों के अंदर जो नियुक्तियां होंगी उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है उसके क्या मायने हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। निगम मंडलों के अंदर बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे थे कि इंतजार हो रहा था कि नियुक्तियां हों और अब कुछ संकेत भी इस तरीके के मिल रहे हैं। इन नियुक्तियों को कैसे देखा जाए और क्या सिंधिया खेमे के जो समर्थक हैं या वहां के जो विधायक हैं या चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, क्या उन सबको जगह मिल सकती है? किस तरीके से इसको देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। सरकार के विभिन्न सोपान हैं, विभिन्न पायदान हैं। मंत्रियों के बाद निगम मंडल में मंत्री का दर्जा दिया जाता है। विभिन्न विभागों को गति प्रदान करने के लिए अनेकों वर्षों से राजनीतिक परंपरा रही है कि तमाम अनुभवी नेताओं को या ऐसे तमाम नेता जो उस विभाग को गति प्रदान कर सकते हैं या मंत्रिमंडल की अपनी एक सीमित अवस्था भी है। माननीय अटल जी के निर्णय के पश्चात अब मंत्रिमंडल को मनचाहा विस्तार नहीं दिया जा सकता है। लगभग 15% तक ही हम उनको मंत्री बना पाते हैं। ऐसी स्थिति में अनेक लोग होते हैं जो योग्य होते हुए भी मंत्रिमंडल से वंचित रह जाते हैं या फिर संगठन के बहुत तपस्वी कार्यकर्ता होते हैं, वर्षों से काम कर रहे होते हैं, या तमाम नए ऊर्जावान लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में उनकी अपनी एक महत्ता है
उनको काम करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कोई भी पार्टी रही हो, ये बहुत ही सामान्य एक व्यवस्था है जो हमेशा से होती रही है। भारतीय जनता पार्टी की चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार है, तो निश्चित तौर पर हम भी उन सब लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं जिनको अधिकतम लोगों को निगम मंडलों में जिम्मेदारी दी जा सकती है। चलिए, हम लोग भी देखेंगे कि धैर्यवर्धन जी उसमें नाम किनके शामिल होते हैं और उसको लेकर के जो अभी इस समय भी जो गहमा गहमी देखने को मिल रही है, दरअसल उसमें जो मोहर है अंतिम वो मुख्यमंत्री किस पर लगाते हैं। लेकिन अजय यादव जी, ये जो निगम मंडलों के अंदर नियुक्तियां हो रही हैं, एक तो ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इनकी पार्टी का मामला है, किसको एडजस्ट करते हैं, किसको कहाँ क्या नियुक्ति करते हैं। लेकिन फिर भी इसको राजनीतिक तौर पर अगर मैं देखूं और आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूं, तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव चूंकि अभी उपचुनाव होने हैं, उसके साथ भी जोड़ करके इसलिए बहुत सारी चीजें इन कवायद में जुड़ी हुई आपको नजर आती हैं? कैसे देखते हैं ओवरऑल आप ये जो नियुक्तियां होने वाली हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए आयुष जी, मध्य प्रदेश में वर्तमान जो सरकार है वो सौदेबाजी और हिस्से के आधार पर बनी हुई सरकार है। हमने जो जो कहा वो प्रमाणित हुआ। जब ये सरकार बनी तो भाजपा के नेता कहते थे कि सिंधिया जी जनता के लिए सरकार के साथ आए, लेकिन जब प्रदेश का मंत्रिमंडल बना 14 मंत्री सिंधिया जी के समर्थक बने, आधे से ज्यादा मलाईदार विभाग वो लेके चले गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो सिंधिया जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गए और अब उसी सौदेबाजी की सरकार का तीसरा हिस्सा है निगम मंडलों की मलाई का बंटवारा। सिंधिया जी अड़े हुए हैं कि आधे से ज्यादा निगम मंडलों में उनके साथ कांग्रेस से आए हुए नेताओं को जगह दी जाए, नहीं तो वो फिर से सड़कों पे उतर जाएंगे और इस सरकार को भी सड़कों पे उतार देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, योग्यता, जरूरत। आप मुझे बताइए, इस मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 5-5, 6-6 बार के विधायक, चाहे अजय बिश्नोई हो, चाहे गौरी शंकर बिसेन हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला, ऐसे लोगों को दरकिनार करके सिंधिया जी के द्वारा पैरवी किए हुए ऐसे लोग मंत्री बने हुए हैं जिनका संसदीय कैरियर केवल 2 और 2.5 साल का है, जो 2018 में पहली बार विधायक बने। और योग्यता की कहां से पैमाना आ गया? तो क्या आप ये मानते हैं कि आपके वो नेता 15 साल तक अयोग्य रहे थे इसलिए उन्हें अब मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, और जिन पे सिंधिया जी ने कृपा दृष्टि रख दी है तो वो तमाम योग्य लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी तक में 40% हिस्सा सिंधिया जी ले गए। 600 सदस्यों की कार्यकारिणी भाजपा के इतिहास में मैंने पहली बार देखी। वही निगम मंडलों का हाल है। सिंधिया जी केवल और केवल अपने लोगों को जो विधानसभा के चुनाव हार गए उन्हें निगम मंडलों में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। बताइए, धैर्यवर्धन शर्मा जी जैसे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लेकिन अजय जी मुझे बताइए ना, सिंधिया जी भी तो अब तो भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा है ना, उनके समर्थक या उनके साथ होने वाला ये अलग अलग इनको ग्रुप में क्यों बांट रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी का एक तो अपना उनका खुद का मामला है, मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, दोनों लोग मिल बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, जिसको सही लगेगा उसको रखेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। इसमें सिंधिया ऐसा थोड़ी ना है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना अजय जी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बंटवारे को तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। जिन लोगों को सिंधिया जी पैरवी करते हैं उनके अनुभव ना होते हुए भी, योग्यता कम होते हुए भी प्राथमिकता मिल जाती है, और जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं क्योंकि वो सिंधिया समर्थक नहीं है उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि इस मंत्रिमंडल में ओपीएस भदौरिया मंत्री क्यों है, ब्रजेंद्र यादव क्यों है, गौरी शंकर बिसेन क्यों नहीं है, राजेंद्र शुक्ला क्यों नहीं है? ये पैमाना तो भाजपा ने तय किया है कि सिंधिया जी जिसका नाम ले देंगे, चाहे वो योग्य हो ना हो, अनुभवी हो ना हो, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह देंगे। चलिए, धैर्यवर्धन जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए। देखिए, बारिश में जब बादल आते हैं तो पुरानी चोट उभर आती है। तो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता मित्र हैं, मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि सड़कों पर उतर जाएंगे, सड़क पर उतर जाओ। ये सब बातें यही सिद्ध कर रही हैं कि कांग्रेस सरकार को जो चोट लगी थी वो रह रह करके इनको सेहन पैदा कर रही है, तकलीफ पैदा कर रही है। और जहां तक निगम मंडल के गठन की बात है, एक पुरानी कहावत मेरे मित्र ने सुनी होगी, अजय भाई बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, पर मुझे कहावत बरबस से याद आ रही है कि घोड़े को नाल जड़ी जा रही थी और मेड़ की जबरन टांग अड़ा रही है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विषय से कोई लेना देना नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी जरूर हस्तक्षेप करेगी, उसका स्वभाव है। चाहे उनके पंजाब में सिर्फ फुटबॉल चल रहा हो,
चाहे मध्य प्रदेश में गुटों गुटों में बटी हुई पार्टी। चलिए धैर्यवर्धन जी, आपकी बात का मैं जवाब लेता हूं। अजय जी इसका जवाब भी दें। और सही बात है, ये उनकी अपनी पार्टी का अपना अंदरूनी मसला, और ऐसा भी नहीं है, जब पार्टी की सरकार आप लोगों की भी प्रदेश के अंदर थी तो नियुक्तियां तो आप लोग भी किया करते थे ना। इसमें ऐसा क्या है कि वो सिंधिया के समर्थक हैं या वो हावी हैं या एक गुट हावी है तो सब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ना। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का दायित्व होता है कि सरकार की गतिविधियों के ऊपर जनता को जागरूक करे। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि निगम मंडलों का धन व्यय अंततः मध्य प्रदेश की जनता के कर के पैसों से ही होता है। ये मंत्रिमंडल में जो मंत्री जिस तरह की सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं वो प्रदेश की जनता का है, भारतीय जनता पार्टी के संसाधन नहीं है वो। उसी तरह निगम मंडलों पे भी जो भार आएगा वो प्रदेश की जनता का आएगा। इसलिए ये कहना कि ये हमारा लेना देना नहीं है, हम आपके जिलाध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, प्रदेश में निगम मंडलों की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा लेना देना भी है और जिम्मेदारी भी है, और आप जब जब इस तरह के गलत काम करेंगे हम जनता के सामने आपको उजागर भी करेंगे। जनता समझती है, मजबूर है। नहीं अजय जी देखिए, ये आपका काम है, आप ठीक है, आप उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी को सजेस्ट करती थी या कांग्रेस पार्टी को, तो फिर आप उनकी ही पसंद के लोगों को निगमों मंडलों के अंदर नियुक्तियां दे दिया करते थे जब आप लोग की सरकार हुआ करती थी प्रदेश के अंदर। ऐसा तो नहीं होता है ना, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है ना। आवाज उठाना या उसको लेकर के सवाल खड़े करना ये एक अलग विषय हो सकता है। अजय जी देखिए तकनीकी तौर पर ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इसलिए हम तकनीकी तौर पर इस तरह की नियुक्तियों पे कोई रुकावट नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो सामने दिखाई देगा उसको कहा जाएगा। जब हिस्सेबाज दिखाई दे रहा है, आप बताइए क्या मेरा कहना गलत है कि मध्य प्रदेश में 14 मंत्री सिंधिया जी के साथ आए हुए नहीं बनाए गए? क्या उन्हें आधे से ज्यादा मलाईदार विभाग नहीं दिए गए? आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा महत्वपूर्ण विभाग है जो सिंधिया जी के समर्थकों के पास नहीं है? तो नहीं अजय जी, कैसे हो सकता है? ठीक है अजय जी महत्वपूर्ण विभाग तो हो सकता है, मलाईदार विभाग क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपसे बाद में समझूंगा। लेकिन धैर्यवर्धन जी से मैं इसका जवाब लेता हूँ। धैर्यवर्धन जी मुझे इसका जवाब दीजिए धैर्यवर्धन जी, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई, अजय जी की बात का भी जवाब दीजिए, लेकिन मुझे साथ में ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए उसमें 9 आप लोगों के ऐसे साथी रहे जो कि सिंधिया समर्थक थे, पूर्व में सरकार के अंदर वो मंत्री थे, वो हार गए। अगर उनको आप एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर उस पर तर्क ये है कांग्रेस पार्टी का कि कहीं ना कहीं आप उसको जनता के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हारे हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जनता ने भी स्वीकार नहीं किया। मैं चाह रहा हूं कि इस पर भी रिएक्ट करें, बाकी बात का जवाब दीजिए अजय जी की। धैर्यवर्धन जी जी, मैंने बताया कि अजय जी से आपने बड़ा शानदार प्रश्न पूछा है, क्योंकि आजादी के बाद से लेके सबसे ज्यादा लंबे समय तक इनकी पार्टी सरकार में रही है, तो इनको पता होता है कि मलाई कहाँ है, माल कहाँ है। हेलो जी धैर्यवर्धन जी मैं सुन रहा हूँ। मलाई कहाँ है, माल कहाँ है, कहाँ से अपने घर भरने, सोनिया गांधी जी से लेकर के इनके सारे लोग यही सब तो करते आए। आज सोनिया जी पर, गांधी परिवार पर अकुल संपत्ति है, पर इनके कोई काम धंधे तो है नहीं। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? ऐसे ही माल भर भर के मलाईदार विभाग अपने लोगों को दिलवा करके फिर उनसे पैसा दिल्ली मंगा करके, और कमलनाथ जी तो सिद्ध हस्त रहे, तमाम व्यवस्थाएं पहुंचाते रहे, तमाम आरोप उन पर अभी लगे भी हैं पिछली सरकार के दौरान। इसलिए मुझे लग रहा है वैसे अभी बेहतर ये है अजय भाई कि आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। आप जैसे युवा नेतृत्व को कब अवसर मिलेगा मध्य प्रदेश में, वरना कांग्रेस पार्टी के नेता तो बुजुर्ग हो गए, और ये तो मुझे लग रहा है कि धैर्यवर्धन जी आज के सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, ये छींटाकशी करते रहिएगा। मुझे ये बताइए ना कि दो बड़ी महत्वपूर्ण बात। एक तो अजय जी ने ये बात कही कि जो सिंधिया समर्थक हैं दरअसल उनका इन्फ्लुएंस है, या सिंधिया का इन्फ्लुएंस साफ तौर पर दिख रहा है, वो जो कहते हैं वो आप लोग करते हैं। उनका पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी उठाया गया कि सिंधिया के साथ जो लोग आए थे जो कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, उनमें से 9 लोगों का वो लोग जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि वो हार गए, और अगर उनको आप एडजस्ट करते हैं तो वो जनता के ऊपर एक तरीके से थोपने का काम आप करेंगे, क्योंकि जनता ने उनको नकारा है। इन दोनों ही सवालों का स्पेसिफिक जवाब दें। इन्फ्लुएंस की बात नहीं है। हर बड़ा नेता जब ऐसा कोई अवसर होता है तो वह नेतृत्व के समक्ष अपने लोगों की बात रखता है। हर बड़ा नेता अपने समर्थकों का वकील होता है, जिनके बारे में वो जानता है कि ये इसके लिए लायक हैं, कैपेबल हैं। तो तमाम बड़े नेता, केवल सिंधिया जी नहीं, सारे बड़े नेता जो मध्य प्रदेश की राजनीति से वास्ता रखते हैं, वे मुख्यमंत्री जी के समक्ष और प्रदेश के दूसरे नेताओं के समक्ष जो इस व्यवस्था में जिनकी बात का कोई महत्व रहने वाला है,
संगठन के समक्ष भी उन लोगों के बारे में, उनके गुण दोषों पर चर्चा करते हैं, जरूर उनके बारे में बताया जाता, पर निर्णय तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी के मंशा से होगा, क्योंकि पद सुनिश्चित होते हैं, संख्या सीमित होती है और दावेदार बहुत सारे लोग होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो योग्य और योग्यतम लोगों की एक बड़ी कतार है। निश्चित तौर पर यह धर्म संकट अवश्य जरूर हमारे सामने है, क्यों नहीं योग्यतम लोगों में से हम आखिर कितनों को अवसर दे पाएंगे, और इसका एक सामूहिक निर्णय जो भी होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर झुकाकर उस निर्णय को स्वीकारते भी है। कांग्रेस जैसा नहीं होता कि पंजाब में हाईकमान ने सुखबीर जी को अध्यक्ष बना दिया, वो 68 और 70 विधायकों के दस्तखत कराए घूम रहे हैं कि मेरे पदार्पण में, मेरे ज्वाइनिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री जी आ जाओ, जबकि हमारे यहाँ तो जो सत्ता का प्रमुख होता है वो संगठन के प्रमुख का आदर करता है, और संगठन का प्रमुख, ठीक है अजय जी, अजय जी प्रमुख का की गरिमा बरकरार। ठीक है धर्मवर्धन जी, अजय जी से जवाब लेते हैं। अजय जी देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मैं आपको मलाईदार विभाग का अर्थ समझा दूं। मलाईदार विभाग वो होता है जिसके लिए सिंधिया जी ने 4 दिन तक मध्य प्रदेश में विभागों के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दिए थे, जब तक गोविंद राजपूत को राजस्व और परिवहन नहीं दिलवा दिया था। उसको कहते हैं मलाईदार विभाग दिलवाना, अन्यथा सेवा तो किसी भी विभाग से हो सकती थी। 4 दिन तक नहीं अजय जी, मैंने इसीलिए पूछा ना कि वो मलाईदार कैसे है, ये तो मुझे बताइए ना, ये समझाइए दर्शकों को भी बताइए कि वो मलाईदार कैसे हैं वो विभाग। और इसका मतलब आपकी इसका मतलब कमलनाथ जी ने जो 13 महीने सरकार चलाई, जिनके पास वो विभाग रहे होंगे, वो भी मलाईदार विभाग रहे होंगे। अगर इन्होंने मलाई खाई तो वहां मलाई उधर भी बट रही होगी। या आपके विभाग में मलाई नहीं पड़ती, इनके विभाग में मलाईदार हो जाता है इनके दौर में। सुन रहा हूं मैं अजय जी, सुन रहा हूं। एक सेकंड धैर्यवर्धन जी धैर्य रखें, सुनते हैं जरा। सिंधिया जी ने इसी तरह के मलाईदार विभाग अपने समर्थकों को दिलवाने के लिए दबाव बनाया था। उसका परिणाम निकला कि ग्वालियर में 300 करोड़ की सरकारी जमीनें राजस्व मंत्रालय के माध्यम से सिंधिया जी ने अपने नाम करवा ली, और इसी को कहते हैं मलाईदार विभाग का लाभ लेना। और फिर भाजपा की सरकार बनते ही उसी तरह के मलाईदार विभागों के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी सिंधिया जी के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो कांग्रेस से निकल गए, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मलाई पूरी देने के लिए तैयार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मलाई बांट रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सिंधिया जी और बड़े नेता योग्य लोगों की पैरवी करते हैं, तो सिंधिया जी केवल उन्हीं लोगों की पैरवी क्यों करते हैं जो कांग्रेस से उनके साथ आए। धैर्यवर्धन जी, आप जैसे नेताओं की पैरवी कब करेंगे आपके नए नेता सिंधिया जी? इसी को कहते हैं गुटबाजी और अपना हिस्सा लेना। आपके जिले से जसवंत जाटव, महेंद्र यादव का नाम आ रहा है, धैर्यवर्धन शर्मा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं सिंधिया जी कि आपको भी निगम मंडलों में बनाया जाए, जबकि उनका तो भाजपा में कोई योगदान नहीं है। अभी आए हुए बमुश्किल उन्हें 1 साल हुआ है, विधानसभा का टिकट भी पा गए, वो भी चुनाव हार गए, आपको तो टिकट भी नहीं मिला, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है निगम मंडलों में हिस्सा? इसी को कहते हैं सौदेबाजी। ये तमाम सौदेबाजी पहले से तय है कि पूरी सत्ता का आधा हिस्सा सिंधिया जी को मिलेगा, चाहे मंत्रिमंडल हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 मंत्री बने तो एक सिंधिया जी बन गए, एक भारतीय जनता पार्टी का। निगम मंडलों में जितने भी नियुक्तियां होंगी आधी सिंधिया समर्थकों की होंगी, नहीं तो उन्होंने भाजपा से कह दिया है कि मेरा सड़कों पे उतरने का इतिहास पुराना है, आप भी तैयार रहना। धैर्यवर्धन जी जवाब दें। ये शुभचिंतक मेरे हैं, पर भैया ये दूध में छाछ मत डालो। सिंधिया जी से आपकी जो कसक है वो लाजिमी है, पर मुझे लग रहा है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। संगठन और सत्ता जिन लोगों का चयन करती है, बहुकोणीय विचार विमर्श क्यों नहीं करते हैं? तमाम प्रकार के विचार विमर्श के उपरांत सबका चयन होता है। संगठन में मुझे भूमिका, संगठन में मुझे काम दे रखा है, मैं आपके सवालों को जवाब देने के लिए, और आयुष जी जब आपको निरुत्तर कर रहे हैं उस क्षण का आनंद लेने के लिए पार्टी ने मुझे काम सौंप रखा है, वो मैं बखूबी कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत आसानी के साथ सरकार का एक काम होता है, वह निपटेगा, इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। नहीं, लेकिन धैर्यवर्धन जी चलिए इससे इधर आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा, क्योंकि अब ये जो समय बीत गया और उसके बाद अब जब नियुक्तियां आप लोग करने वाले, हम लोग देख रहे हैं कि अभी उपचुनाव भी होना है, फिर निकाय के भी चुनाव होने हैं। क्या इसके साथ इसको जोड़कर देखा जाए और उन सारी चीजों को भी देखते हुए ये जो टाइमिंग है इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो विपक्ष की तरफ से हैं
कि अब चूंकि चुनाव के अंदर भी जाना है इसलिए सोच रहे हैं कि नियुक्तियों के सहारे ही कुछ ना संदेश या कुछ मैसेज देने की कोशिश या साधा जाए उन वोटर्स को जिनके ऊपर नजर है आप लोग की? मैं चाह रहा हूं इसका भी जवाब दें। आप सबसे कयास लगा सकते हैं क्योंकि सरकार के जो विभिन्न काम होते हैं वो अंततः होने होते हैं और सरकार चाहती है कि उनको यथाशीघ्र निपटाया जाए, पर राजनीति है, राजनीतिक दल हैं, तमाम सारी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं, तो उन परिस्थितियों में सर्वोच्च प्राथमिकता किस काम को प्रदान करनी है, कौन से काम को कुछ विलंब के साथ भी संपादित किया जा सकता है, ये उनके सोचने का विषय होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पर मैं अधिकृत बयानबाजी नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ, संगठन जरूर समय पर करेगा और उचित करेगा और जो भी करेगा वो हम सब जानते हैं कि संगठन के हित में होगा। अजय जी, देखिए आयुष जी, इस तरह के दबाव में चलने वाली सरकार कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती और ना कर पा रही है। आप मध्य प्रदेश के हालात देख लिए, पिछले 3-4 महीने के अंदर कोविड काल के हालात आपने देखे। मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी हड़ताल पे, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे, नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पे, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे, आज से मध्य प्रदेश के सभी पंचायत कर्मी हड़ताल पे। आप बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा वर्ग है जो इस समय संतुष्ट है? आम आदमी महंगाई के मारे, बिजली के बिल के मारे हर तरह के दबाव में है। किसान अलग परेशान है, अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार बढ़े, महिला अत्याचार बढ़े, तो ये सरकार केवल और केवल सौदेबाजी के लिए चल रही है कि अपना अपना हिस्सा ले लो, अपने समर्थकों को हिस्सा बांट दे दो। प्रदेश के अन्य लोगों के हितों में कब काम करेगी? ये सरकार पूरी तरह असफल हो गई है। प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ है। 2023 में जनता इन्हें सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी नहीं अजय जी, ये बात तो आप लोग हर चुनाव से पहले कहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी लंबी फहरिस्त आप लोगों के पास होती है और उसके बाद भी धैर्यवर्धन जी जैसे लोग, बताइए, इनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है और आप इतनी लंबी फहरिस्त लेकर के बैठे हुए हैं, खाली ये गिनवा रहे हैं आप। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर ये नियुक्तियां कर भी रहे हैं तो ये भी तो जनता की सेवा के लिए है ना भाई। अगर जहां बोर्ड या निगम में जो नियुक्तियां होंगी वो भी तो जनता की सेवा के लिए, क्यों जरूरी नहीं है ये, और क्यों इसके अंदर आपको सिर्फ राजनीति ही दिख रही है? अजय जी, देखिए आयुष जी, निगम मंडलों की नियुक्ति का पैमाना अगर योग्यता होता तो इस बात को माना जाता। जब मंत्रिमंडल में योग्यता का पैमाना नहीं रखा गया है, मंत्रियों के परिवारजन किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री, अभी 2 दिन पहले प्रदेश के शिक्षा मंत्री के भाई ने एक बैंक कर्मी की इसलिए पिटाई कर दी कि उन्होंने पासबुक में एंट्री करने से बंद कर दी। वही मंत्री अभिभावकों से कहते हैं आपको जहां मरना हो मरो। तो क्या इस तरह के लोग योग्य होते हैं? क्या ऐसे मंत्री प्रदेश की जनता का भला कर पा रहे हैं? तो जब मंत्री नहीं कर पा रहे हैं तो निगम मंडल नहीं, ठीक है अजय जी, उसके लिए तो फिर मुझे लगता है कि पूरा एक क्राइटेरिया बन जाना चाहिए, वो तो सभी पार्टियों के लिए होना चाहिए ना, कि ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा तो उसको मंत्री आप बना देंगे। धैर्यवर्धन जी, जवाब दें। धैर्यवर्धन जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल जी जी, जवाब दे दें अजय जी की बात का। देखिए, अभी अजय जी ने बहुत सारी फेहरिस्त बता दी कि अमुक अमुक लोग हड़ताल पर हैं। उसका सीधा सीधा कारण है कि सब जानते हैं कि शिवराज जी बहुत दयालु हैं। मामा सबके लिए दिल खोल करके लुटाने के लिए तत्पर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार मानी जाती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो अपेक्षाएं ज्यादा रहती है। तो लोग सोचते हैं कि बिल्कुल अपनी जितनी भी अपने हित में निर्णय कराए जा सकते हैं वो करा लेने चाहिए, पर लोकतंत्र ने अधिकार भी दिया कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना, ज्ञापन देना, आंदोलन करना, काली पट्टी बांधना, यह तो डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो अजय भैया, हमारे यहाँ लोग उम्मीद ज्यादा रखते हैं कि मिलेगा, इसलिए ये सब दौर चलता है। चलिए धैर्यवर्धन जी, आप किसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि लंबा इंतजार जरूर हुआ है, इंतजार इस बात का भी था कि ये नियुक्तियां कब होती हैं और अब सुगबुगाहट भी हो रही है और कयास इस बात के हैं कि बहुत जल्दी ये नियुक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हालांकि इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है वो अपने स्तर पर है और देखना यह है कि नियुक्तियों के बाद भी इसका जो राजनीतिक लाभ है वो पार्टी को किस तरीके से मिलता है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।